हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीएस एकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और चीज़ों का एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, सॉरी इस बात के लिए कि आज थोड़ा सा हम लेट हो गए, और उसका कारण ये था कि आज जो है हमको दोबारा ये वीडियो लोड करना पड़ा, क्योंकि पहली बार जब हमने इसको लोड किया तो उसमें आवाज़ ही नहीं थी। करीब 50-60 मिनट का वीडियो था, उसमें आवाज़ ही नहीं थी, इसलिए पूरा पूरा डिलीट करके फिर से वीडियो बनाना पड़ा और फिर से लोड करना पड़ा। तो आज लेट हो गया। तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, लेकिन जो भी डेली करंट अफेयर्स का टॉपिक होता है वो हम लेकर के अवेलेबल हैं। तो आइए आज हम लोग अपने अपने टॉपिक्स पर चल रहे हैं, और हम लोगों का जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स आपको पता है कि डेली करंट अफेयर, द हिंदू एडिटोरियल्स एंड न्यूज एनालिसिस। तो आज जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं वह पशु कल्याण के लिए न्याय। ये जो पशु कल्याण है उसके संबंध में आर्टिकल आया है कि पशु कल्याण के लिए न्याय कैसा है कैसा नहीं है, इसके संबंध में पूरा का पूरा जो है आर्टिकल है। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं कि इसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे होंगे, पशु कल्याण के लिए न्याय। और ये देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल को जस्टिस दैट आल्सो मेक स्पेस फॉर एनिमल वेलफेयर, ये आज द हिंदू का एडिटोरियल्स का आर्टिकल है। आप लोग अपना द हिंदू एडिटोरियल्स खोल लीजिए, जिस किसी भी स्रोत का यूज आप लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस आर्टिकल की मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हुए आगे चल रहा हूँ। आर्टिकल की जो बैकग्राउंड है वो क्या है उसको आप सुनिए। आर्टिकल की जो बैकग्राउंड है, जो पूरे आर्टिकल में जो सेंटर पॉइंट है, वो वर्णन क्या किया गया है, वो वर्णन है कि तमिलनाडु में जो जलीकट्टू के खेल हैं उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है। सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय को कल्चरल से क्यों जोड़ के दिया, दूसरा पॉइंट। और तीसरा ये कि क्या राइटर का यहाँ पर थोड़ा सा दर्शन भी व्याख्या किया गया है कि क्या जो हम मानव हैं, जो मनुष्य है, इसको पशुओं को केवल और केवल आनंद के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, या उसके न्याय के लिए कोई कदम उठाना चाहिए, या पशुओं के ऊपर जो क्रूरता है, जो पशुओं के ऊपर जो कोई भी बात कही जाती है कि उनको पीड़ा दी जाती है, क्रूरता किया जाता है, खेल के लिए उनका यूज किया जाता है, उसके कल्याण के लिए कुछ बात भी कही जाती है या कोई कदम भी उठाया जाता है। तो ये पूरी की पूरी बात इस केस में यही कही गई है। उसके उपलक्ष्य में और बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो आइए हम लोग जो है उसको देखते हैं। पशु कल्याण के लिए न्याय, इसमें तथ्य है जलीकट्टू केस से संबंधित। और जलीकट्टू केस में जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम भारत संघ का एक मैटर गया था, जिसमें जलीकट्टू के अभ्यास जो तमिलनाडु में होता है उसके कानून को चुनौती देने का प्रावधान उसमें किया गया था, तमिलनाडु के कानून की। जहाँ पर जो न्यायालय है उसको जब ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको पशु कल्याण पर अपना निष्पक्ष राय या हल देने का एक बेहतरीन ढंग का अवसर था। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जलीकट्टू है क्या। तो फ्रेंड्स, जलीकट्टू जो है तमिलनाडु में एक सांस्कृतिक कल्चर होता है, एक सांस्कृतिक त्यौहार है, जिसको वहाँ पर अपने लोग भावनाओं से जोड़कर देखते हैं। उसके लिए जो है वहाँ पर मनाया जाता है वो फेस्टिवल। उसमें होता क्या है कि एक युवा होता है, युवा दल का समूह होता है, उसमें से एक एक युवा को जो वहाँ पर एक तरीके से जो उग्र सांड होते हैं, सांड तो वैसे पशु तो उग्र होते नहीं हैं, लेकिन उनको किसी न किसी विधि से उग्र करा दिया जाता है, और उग्र करा करके उनको जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से उग्र करा के उनको एक खुले मैदान में जो उनका कुबड़ निकला हुआ होता है, उस कुबड़ पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। उस कुबड़ को पकड़ा जाता है, और पकड़ करके तब तक पकड़ा रहा जाता है जब तक बैल या जो सांड है वो गिर न जाए या वो कंट्रोल में ना आ जाए। यानी कि एक ऐसी विधि जिसमें किसी को मजबूर किया जाता है उग्र प्रदर्शन करने के लिए, हिंसा करने के लिए बाध्य किया जाता है,
और उस खेल को तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कल्चरल एक्टिविटी का नाम दिया कि स्टेट दैट केस इज़ स्टेट कल्चरल एक्टिविटी, यानी कि यह राज्य का जो सांस्कृतिक त्यौहार होता है वो है। तो इस हिसाब से उस पर जो है ये खेल उस पर डिपेंडेंट था, कल्चरल एक्टिविटी पर। यही बात सुप्रीम कोर्ट में दी गई, पशु कल्याण पर वो अपना राय दे। उसको तमिलनाडु के जो कानून था पशु कल्याण पर उसको चुनौती दी गई। तो 18 मई 2023 को जो है उसमें एक जो सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट किया गया था, कोर्ट से जो है एक मजबूत न्याय के लिए, भविष्य के लिए इन फ्यूचर में कि एक बेहतरीन ढंग की वो न्याय सिस्टम को अवेलेबल कराए, प्रोवाइड कराए, जो जुडिशरी सिस्टम्स होता है उसको प्रोवाइड कराए। तो वो उसमें क्या हुआ कि पूरा का पूरा फेल रहा, विफल रहा। और जो समस्या को हल करने के लिए उसके सामने अवसर प्रदान किए गए, वो जो केस गया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो उसका प्रयास था वो प्रतिगामी था, यानी डाउन फॉरवर्ड था। एक तरीके से उसने जो पशु नियम पर ये देखना चाहिए, जो पशु की क्रूरता निवारण अधिनियम है, जो पशुओं के खिलाफ जो क्रूरता को प्रोत्साहित किया जाता है, उनको उग्र करने के लिए मजबूर किया जाता है, उन पर एक एक्सेप्टेशन था सुप्रीम कोर्ट में। चूँकि मैटर गया था, देश की शीर्ष अदालत थी, शीर्ष जुडिशरी सिस्टम था, तो उसमें मैटर गया था। लोग ये एक्सपेक्ट करते थे कि सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई हल वहाँ पर निकालेगा, लेकिन इस तरीके की कोई बात वहाँ पर नहीं हुई। और एक मजबूत न्याय प्रदान करने में, जो फ्यूचर में किसी का बैकग्राउंड बने, ऐसे मैटर्स ना हो, तो वो निकालने में, उसका प्रतिनिधित्व करने में पूरी तरह से असफल रहा। और जलीकट्टू का जो खेल था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ए नागराजा का मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में 2014 में, वही सुप्रीम कोर्ट ने इसको यह करके अवैध कर दिया था, इल्लीगल कर दिया था कि जो सांड होते हैं कभी भी वो प्रदर्शन करने वाले जानवर नहीं होते, क्योंकि जो बैल होता है वो पूरी तरीके से, जो सांड होते हैं, उग्र सांड होते हैं, प्रतियोगिता के लिए अनुपयुक्त होते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उनको मजबूर किया जाता है, उनको अनावश्यक दर्द दिया जाता है, पीड़ा दिया जाता है। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा जलीकट्टू को जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम होता है केंद्र सरकार का 1960 का, उसका उल्लंघन कर रहा है। और पूरे के पूरे मामले को सन 2014 में इसको इल्लीगल घोषित कर दिया गया, यह कह करके कि यह पशु निवारण जो अधिनियम है उसका, पशु क्रूरता जो अधिनियम है उसका यह उल्लंघन करता है। तो इस तरीके से ये बात निकल कर के सामने आई, और फिर इसको जो है पूरी तरीके से अवैध घोषित किया गया सन 2014 में। अब तमिलनाडु क्या किया, तमिलनाडु ने जो केंद्र सरकार का अधिनियम था, केंद्र सरकार का जो 1960 का कानून था, उसमें संशोधन कर दिया। और उसमें संशोधन इसने इस हिसाब से किया कि कहीं से भी ये ना लगे कि सुप्रीम कोर्ट जो यहाँ खेल हो रहा है जलीकट्टू का, उसमें किसी भी तरीके का जो है सांड को प्रताड़ित किया जा रहा है, पीड़ा दिया जा रहा है, दर्द दिया जा रहा है, उसको मजबूर किया जा रहा है हिंसा करने के लिए। तो इस हिसाब से उसने संशोधन कर दिया। और स्टेट ने वहाँ पर जलीकट्टू के कानून के विषय में कहा कि जो प्रस्तावित सुरक्षा से इसको पूरी तरीके से छूट दे दी गई है, और यह राज्य की परंपरा और संस्कृति की सुरक्षा के लिए बनाया गया। और इस कानून को राष्ट्रपति के पास भेजा भी गया, और उस पर राष्ट्रपति की सहमति भी हुई। अब यहीं तक मैटर तो रुका नहीं, अब इसके बाद तमिलनाडु के फैसले को जो है चुनौती दी गई। और चुनौती ये था कि ए नागराजन के फैसले, जो याचिकाकर्ता जिन्होंने दायर किया था, उन्होंने जो चुनौती दी थी, उन्होंने तर्क दिया कि जो ए नागराजन के फैसले आए थे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने सन 2014 में जो दिया था अपना फैसला कि यह पूरी तरीके से अवैध है, यह जो संशोधन किया गया है वह जलीकट्टू को स्पष्ट रूप से यह उस फैसले को दूर करने में यह विफल रहा। और एक तरीके से उस फैसले को इसने पूरी तरीके से पलट दिया है। और तमिलनाडु के पास पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में संशोधन करने के लिए जो विधायी क्षमता होनी चाहिए उसका अभाव है, जिसके कारण इसके सुरक्षा उपायों को कमज़ोर कर दिया गया। जानवरों को भी व्यक्तियों के रूप में देखा जाना चाहिए, और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। जलीकट्टू में इस बात का जो है अभाव दिखा। तो एक तरीके से पूरी तरीके से जो जलीकट्टू का नियम होता है,
जो याचिकाकर्ता जो वहाँ पर अपील किए, जो तर्क दिए, वो यही था कि इसमें जो संशोधन किए गए हैं, पहली चीज़ कि 2014 की जो कानून 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आया था उसको अनदेखा कर दिया गया। इनके पास विधायी क्षमता का अभाव था और उसके अभाव के चलते इन्होंने सुरक्षा उपायों को कमज़ोर कर दिया और ये व्यक्तियों के, और जो जलीकट्टू निवारण है, जो जलीकट्टू खेल है, इसको व्यक्तियों के रूप में भी देखना चाहिए, जैसा संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत लोगों को जीने के अधिकार के रूप में समर्थित है। तो तरह तरह से यहाँ पर जो है इस तरीके की बातें की गई और फिर इनसे जो है कहा भी गया, आगे भी इसी तरीके की बात इनके द्वारा की गई। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या कहा गया है। एक तरीके से यहाँ पर न्यायालय का दृष्टिकोण क्या रहा है पूरे के पूरे मैटर्स में। जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या करता है। न्यायालय का जो तर्क रहा है फ्रेंड्स, वो न्यायालय क्या तर्क देता है। यहाँ पर देखिए न्यायालय का जो तर्क है वो क्या तर्क है, जो दृष्टिकोण है वो कौन सा दृष्टिकोण है न्यायालय का। न्यायालय की जो प्रतिक्रिया है उस पर एक तरीके से बहुत ही गहरा असंतोष है और न्यायालय का जो ये तमाम जो तर्क गए हैं उस पर उनके द्वारा जो 18 मई को फैसला दिया गया वो एक तरीके से बहुत ही उसमें गहरा असंतोषजनक और विरोधाभासी फैसला है। न्यायालय कहता है कि जो भारत में जानवरों का मौलिक अधिकार प्रदान करने की कोई भी मिसाल नहीं है और यह जानवरों को अधिकार प्रदान करने के लिए न्यायिक दुस्साहस का कार्य होगा जो मनुष्यों को प्रदान किया गया है। यानी कहने का मतलब कि अगर हम कोर्ट कहता है कि अगर हम जो है मौलिक अधिकार इसको जानवरों को प्रदान करने लगेंगे तो एक तरीके से जो संविधान बनाया गया है उसमें हम आगे बढ़ कर के न्यायिक दुस्साहस का कार्य करेंगे और जो संविधान है वो केवल और केवल मनुष्यों को प्रदान किया गया है, उसमें जानवरों का कोई स्थान नहीं दिया गया है। आवर कॉन्स्टिट्यूशंस ओनली फोकस दैट इज़ मैन। फिर वो न्यायालय दावा करता है कि जो संशोधन है कानून का जो संविधान अनुच्छेद 14 है उसमें निहित तर्क की कसौटी पर परीक्षण किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो आपने जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में आपने संशोधन किया है कल्चरल एक्टिविटी के तर्क पर, उसको अभी भी ऐसा फुलफिल नहीं है। उसको हम अनुच्छेद 14 में निहित तर्क की कसौटी पर परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन साथ में यह भी कहता है कि यह अधिकार एक व्यक्ति के रूप में जानवरों पर लागू नहीं किया जा सकता। अर्थात ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो केवल और केवल पर्सन के ऊपर लागू होते हैं, व्यक्ति के ऊपर लागू होते हैं और व्यक्ति के ऊपर जो अधिकार लागू हो रहे हैं उसको हम जानवरों पर कैसे लागू कर सकते हैं। और केवल एक इंसान अथवा न्यायिक अथवा इस तरीके की जो कोर्ट में दलीलें की जा रही हैं वो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे केवल एक इंसान अथवा न्यायिक व्यक्ति जो जानवरों के कल्याण की जासूसी करता है, इस बेस्ड पर हम ये नहीं कर सकते और ये न्यायिक दुस्साहस का कार्य है। यानी कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से विरोधाभासी फैसला दे करके एक जो पशु कल्याण अधिनियम है, जो पशु कल्याण समर्थित लोग हैं, उनके बीच एक गहरा असंतोषजनक सिचुएशन को क्रिएट किया है। और ये भी साथ में कहा है कि जो आर्टिकल 14 है और 21 है वो केवल और केवल व्यक्ति पर लागू होते हैं। और मान भी लें कि यदि जानवर व्यक्ति नहीं है, या इस बात को कि अगर देखा जाए कि जानवर व्यक्ति नहीं है तो अनुच्छेद 14 पर जो कानून बना है, जो संविधान का कानून है अनुच्छेद 14 पर, उसी समय परीक्षण नहीं किया जा सकता है। समानता का अधिकार केवल और केवल न्यायिक संस्थाओं के द्वारा ही मूल्यांकित किया जा सकता है। यानी कि जो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि समानता के संरक्षण के समान कानून सबके लिए समान है। पहली चीज़ कि यह एक साथ, यहाँ पर जो उसी समय लिखा गया है एक साथ, यानी कि मनुष्यों पर भी और जानवरों पर भी, इसको दोनों से मैच नहीं कर सकते हैं हम। इसको केवल और केवल इसके लिए जो है आपको एक दूसरे प्रोसेस के तहत गुजरना होगा। ऐसे में हम इसका परीक्षण इस समय नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है यह केवल और केवल जो संविधान में अनुच्छेद 14 दिखाया गया है, लिखा गया है, वो केवल व्यक्ति पर लागू होता है। और अगर इसके आगे बढ़ कर के आप पशुओं के द्वारा या पशुओं पर कल्याण के लिए अनुच्छेद 14 का प्रयोग करना चाहते हैं तो ये न्यायिक संस्थाएं ही मूल्यांकित कर सकती हैं उसको। किसी भी स्थिति में यह पूरा का पूरा जो निर्णय था सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर के रेखांकित किया। इसके आगे राइटर लिखते हैं कि किसी भी स्थिति में इन दावों के बावजूद निर्णय में इस बात का कोई भी आगामी विश्लेषण नहीं है कि क्या तमिलनाडु संशोधन समान उपचार की विभिन्न आवश्यकताओं का उल्लंघन करता है। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि जो तमिलनाडु संशोधन किया गया है, क्या उसमें जो आवश्यकताएं हैं
पशुओं पर जो है पीड़ा को रोकने के लिए क्या उसका उल्लंघन करता है, उस पर कोई भी डिस्कस नहीं किया गया है। केवल और केवल इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि यह राज्य की जो है कल्चरल एक्टिविटी के रूप में है, कल्चरल एक्टिविटी को देखती है। एक कानून जो अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि क्या तमिलनाडु में जो एक कानून बना है उसमें पशु कल्याण को बढ़ावा देने में विफल है, पशुओं के प्रति क्रूरता को जो प्रोत्साहित कर रहा है, क्या वो न्यायिक समीक्षा से यानी कि ज्यूडिशरी जो रेवेन्यू होता है उससे परे है, उससे परे होना चाहिए। यानी कि तमिलनाडु ने केंद्र सरकार के पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में संशोधन कर दिया और संशोधन करने के बाद इस हिसाब से संशोधन किया कि उसको कहीं से भी यह न लगे कि पशु पर क्रूरता की जा रही है, पशु पर पीड़ा दी जा रही है। उसको जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया राज्य के कल्चरल भावना से और वहाँ की जो संस्कृति होती है उससे कि ये तमिलनाडु की सांस्कृतिक खेल का हिस्सा है। इस हिसाब से क्या इसको और इस कानून को राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया, इस संशोधन को। राष्ट्रपति ने उस पर अपनी न्यायिक सहमति भी दे दी और जब यह कोर्ट में गया तो कोर्ट ने भी राज्य के कल्चरल पर ही अपना जुडिशरी सिस्टम को जो है अलाउ किया। यानी कि राज्य ने जो न्याय सुनाया वो राज्य के तमिलनाडु के पक्ष में ही गया, उसमें संशोधन के पक्ष में ही गया। तो राइटर वही कहते हैं कि क्या ये बात जो ये संशोधन किया गया है, पहली चीज़ तो ये पशु कल्याण को बढ़ावा देने में विफल है, दूसरा पशुओं के प्रति क्रूरता को प्रोत्साहित करने में विफल है। तो क्या इसको न्यायिक समीक्षा से परे होना चाहिए, यही बात पूछ रहे हैं। क्या इसकी न्यायिक अवलोकन नहीं किया जाना चाहिए? क्या इस तरीके के संशोधन पशु क्रूरता को बढ़ावा नहीं देते हैं, इसको न्याय के दायरे में नहीं लाना चाहिए? क्या केंद्र सरकार द्वारा जो 1960 का कानून बनाया गया था, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, क्या उस कानून को जो है रद्द कर देना चाहिए? क्या हमारे पास पशु नियंत्रण करने वाला कोई कानून नहीं है या नहीं बनाया जाना चाहिए? इस पर आथर सवाल कर रहे हैं। अब आथर जो है यानी कि जो राइटर्स हैं वो कह रहे हैं इस बात को कि जब इस तरीके की घटना है तो आप जो है ये सब नष्ट कर दीजिए, इस कानून को कोई भी उसका लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यायिक समीक्षा से परे अगर चला जाता है, न्यायिक समीक्षा हो ही नहीं सकती तो क्या फ़ायदा है। अब ये कह रहे हैं कि क्या किया जाना चाहिए, यानी कि हमारे पास जो विकल्प हैं, न्याय ज्यूडिशरी सिस्टम हमारी इस तरीके से है, इस तरीके की फ़ैसला सुनाती है कि जो है पशु कल्याण से जैसे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो अब हमको क्या करना चाहिए? कह रहे हैं कि जानवरों को न्याय संगत अधिकारों का एक सेट प्रदान करना होगा। यानी कि जो जानवर हैं वो भी लिविंग सिस्टम का हिस्सा हैं, वो भी हमारे साथ कल्चरल में हैं और उनको भी न्याय चाहिए, वो भी न्याय के अधिकारी, उनको न्याय संगत अधिकारों का एक सेट प्रदान किया जाना चाहिए। पशु अधिकारों या पशु कल्याण की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने का अधिकार कैसे बेहतर बनाएं, इस पर जो है विचार विमर्श की आवश्यकता है। जो पशु कल्याण की बुनियादी जो आवश्यकता है उसको कैसे कंप्लीट किया जाए। जानवरों का जो सम्मान किया जाना चाहिए उसका अधिकार हो, पशु क्रूरता से एक मुक्त दुनिया हो, जानवरों के प्रति न्याय हो, जो जानवरों के प्रति न्याय हो वो हमारा सामूहिक दायित्व हो। हमारे सामूहिक दायित्व में इस बात का ज़रूर अवलोकन करना चाहिए कि जानवरों के प्रति न्याय हमारी प्राथमिकता हो। जानवरों के प्रति जो न्याय है उस पर हमारी वचनबद्धता हो। तो इस तरीके से आथर कहते हैं कि वास्तव में जो हमारी जो संकल्पना है, जो हम संकल्प लेते हैं एक जो मनुष्य की तरह कि मनुष्य अधिकार प्राप्त के योग्य है, उसको अधिकार चाहिए, उसके ऊपर इस तरीके का कानून नहीं लाना चाहिए। यानी कि मनुष्य अगर कोई प्रताड़ित होता है तो वो ही नहीं अधिकार या फंडामेंटल राइट उसके पास नहीं है। जानवर अगर प्रताड़ित किए जाते तो उनके पास भी फंडामेंटल राइट होने चाहिए। यानी कि जानवरों के लिए भी हमारे हृदय में कहीं न कहीं सिंपैथी होनी चाहिए और जानवर भी न्याय संगत अधिकारी हैं, इस बात को राइटर कह रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा आपका आर्टिकल का एनालिसिस था। जो क्वेश्चन बन सकता था वो यही था कि यहाँ पर जो है क्या इस तरीके से जो संघ का कानून है उसको राज्य को यह परमिशन देता है कि आप उसको अपने हिसाब से जो है संशोधन करके अपने हित में बना लें। और दूसरा एक दर्शन इसमें अगर हम अटैच कर दें कि क्या जो मनुष्य हैं उन पर जो
अधिकार लागू हैं, उनके लिए जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशंस में दिए गए हैं, क्या उसके आधार पर हम पशुओं के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? क्या वो न्याय संगत अधिकारी नहीं है? क्या वो न्याय के अधिकारी नहीं है? क्या उनका सम्मान नहीं देना चाहिए? क्या केवल वो मनुष्य के आनंद के लिए पैदा हुए हैं? तो ये फ्रेंड्स आपका पूरा का पूरा जो है बेहतरीन ढंग से आर्टिकल था। इस पर जो कोई कानून बन सकता था, जो कोई क्वेश्चन बन सकता था, वो हमने बताया और हमने आपको इसको लिखित में दिया। आपको इसको जो है सॉल्व भी करना है। अब आप इस पर जो है अपना वक्तव्य दे सकते हैं 200 से 125 से 250 शब्द पर। ये देखिए, ये जो आर्टिकल है गवर्निंग आफ्टर विन, ये जो है कल ही हमने बताया। इस आर्टिकल का वैसे कोई लेना देना नहीं है। ये जो है कांग्रेस जो कर्नाटक में जीत करके आई है उससे संबंधित आर्टिकल है, उससे संबंधित ये जो है पूरा का पूरा आर्टिकल दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए एक आर्टिकल और है और वो आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, पैराडॉक्स ऑफ ब्रिक्स इट्स न्यू पाथवे। ये जो है ब्रिक्स को लेकर के बात की जा रही है। ब्रिक्स, ये पूरा आर्टिकल आप लोग देख रहे होंगे, पूरा आर्टिकल ये है और इस पे हम चल रहे हैं इसको एनालिसिस करने। यहाँ पर फ्रेंड्स बात ये आ रही है कि जो ब्रिक्स सम्मेलन है, अभी ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है आगामी जो है 23-24 तारीख को, यहाँ पर अभी दिया गया है। तो ये जो ब्रिक्स सम्मेलन है 23-24 अगस्त को 24 साउथ अफ्रीका में होने वाला है। अब इसमें बात की जा रही है उसकी प्रासंगिकता की बात की जा रही है एक तरीके से कि वो प्रासंगिक कैसे है कैसे नहीं है, उसकी प्रासंगिकता के लिए क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं किया जाना चाहिए, उसको कैसे हम प्रासंगिक बनाएं और वर्तमान में उसकी जो प्रासंगिकता है वो कहीं घट तो नहीं रही है, उसको कैसे पुनर्जीवित करें उसकी आवश्यकता को। ये देखिए यहाँ पर जो है ब्रिक्स के विषय में जो है बात कही गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्रिक्स हुआ क्या फ्रेंड्स कि एक बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो शीतकाल के समय हों, चाहे वो शीतकाल के बाद के हों, चाहे किसी भी समय के हों, वो जो दौर होता है, ग्रुप बनते हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है और कुछ दिन के बाद वो नष्ट भी हो जाते हैं, खुद ब खुद ही समाप्त हो जाते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि ये एक रहस्यमय है। क्या रहस्यमय है कि ग्रुप का बनना और उनका नष्ट होना ये एक मिस्ट्री है, क्योंकि जो नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट था नेम और G77, ये कोल्ड वार एरा के समय जो था, यह इस समय नष्ट हो चुका है, हिडे हो चुका है, ये कहीं दिखाई भी नहीं देता। 2014 में जो सार्क है वो भी इंड हो गया। सचिवालय है इसका जो खुद को व्यस्त रखने में कार्य कर रहा है। एशियन जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशंस होता है, एशियन जो एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो दक्षिण पूर्वी जो राष्ट्र हैं, वो उनका जो कार्य प्रणाली है वो अभी चल रही है, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली भी धीरे धीरे अपनी चमक खो चुकी है, क्योंकि वो लोग जो संवाद होता है, जो विज्ञप्ति होती है, उसके जारी करने के लिए कागजी टुकड़ों का ही प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से ये जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि कई सारे जो अलायंस हैं वो अपनी चमक धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। अब इसमें ब्रिक्स की क्या उपयोगिता है, ब्रिक्स की क्या कहानी है, उसको लेकर के ये बात करते हैं। ब्रिक्स के विषय में इनका कहना है कि कई उपलब्धियों के बावजूद जो इसकी चमक है वो चमक अब इसकी डाउन होती चली जा रही है, फीकी होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि आफ्टर कोविड-19 जो पैराडेमिक हुआ, गलवान घाटी में जो चाइना और इंडिया के साथ स्ट्रगल हुआ, यूक्रेन संघर्ष में जो रसिया और चाइना जो है, रसिया और यूक्रेन में जो संघर्ष हुआ उसके चलते इंडिया चाइना, इन गलवान घाटी के चलते इंडिया चाइना में रिलेशन जो है वो फिर से उभर करके आया, तनाव हुआ, ख़राब हुआ, रिलेशन डैमेज हो गया। रसिया जो है उसकी पावर घटने लगी, वैश्विक इकोनॉमी जो है वो एक तरीके से तनाव की स्थिति में आ गई। इसने जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स ने केवल जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर फोकस किया और गैर पश्चिमी दृष्टिकोण को पेश किया। एक तरीके से जो वर्ल्ड है पहले बाईपोलर था, फिर दो ध्रुवी से एक ध्रुवी हुआ अमेरिका की तरफ, फिर बहुध्रुवी हुआ, और ये जो ब्रिक्स है बहुध्रुवीता की ओर दुनिया के मार्च को मजबूत किया
और इस तरीके से जो पश्चिम के प्रभाव हैं उसको रोकने में इसने बहुत बड़ी हेल्प की, मदद किया। इकोनॉमिक फ्रंट पर ब्रिक्स की बात की जाती है। जो ब्रिक्स है वो इकोनॉमिक फ्रंट पर जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी स्थापना की गई। उसने 96 परियोजनाओं में 32.8 बिलियन डॉलर की मदद का संकल्प लिया और उसमें कर भी रहा है। जो आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था होती है, यानी कि अगर कोई बैंक डूब रही है या अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, एकाएक व्यवस्था टूट रही है, तो उसके लिए आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था CRA की व्यवस्था की जाती है। इकोनॉमी में हम लोग पढ़ेंगे, अभी आप लोग जानते भी होंगे, उसकी व्यवस्था हुई। वैश्विक तरलता दबाव से बचाने के लिए एक वित्तीय तंत्र की स्थापना की गई। 5 सदस्यीय देशों के मध्य व्यापार कैसे होता है, निवेश कैसे होता है, उसके सहयोग का विस्तार किया गया। यानी कि इसने इकोनॉमिक फ्रंट पर जो है बहुत सारे मोर्चों को खोला, बहुत सारे चीज़ों को एक साथ लेकर के चल रहा है। लेकिन ये भी नकारात्मक प्रवृत्तियों से बचा हुआ नहीं है, ये भी जो है नकारात्मक प्रवृत्तियों को लेकर के चल रहा है। और जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं वो कौन सी प्रवृत्तियां हैं, आइए हम लोग इसको जो है देखते हैं। नकारात्मक प्रवृत्तियों को एक तरीके से, जो ब्रिक्स की नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, यानी कि IBSA, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इन लोगों ने उम्मीद की थी कि जो रसिया और चाइना है, UN सेक्रेटरी काउंसिल की जो सदस्यता होती है, जो मेंबरशिप होती है, उसमें समर्थन करेंगे खुल करके। तो वहाँ पर ये जो कंट्री हैं, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडिया, ये पूरी तरीके से इनके जो संकल्प थे, जो इनके सपने थे, वो पूरे के पूरे जो हैं वो धराशायी हो गए। इस तरीके का कोई भी योगदान चाइना ने पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया, रसिया भी उसी की मिली जुली भाषा में जवाब दिया। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे तरीके से अपनी कल्पनाओं में गलत थे। चाइना का जो दूसरी दशा में इकोनॉमी के रूप में नाटकीय ढंग से उभार हुआ है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसने सैन्य को अधिक मुखरता दी है, सैन्य शक्ति को लेकर के अधिक चले हैं। और फिर इसके बाद यूक्रेन में यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यूक्रेन जो संघर्ष हो रहा है, एक तरफ US है और यूरो संगठन है, दूसरी तरफ रसिया और चाइना के जो थिंकिंग है, जो विचार हैं, जो उनका संकल्प है, वो US और नाटो के खिलाफ हैं और दोनों मिलते हैं। तो यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में रसिया और चाइना अधिक मजबूती से मिले, उनका समावेशन हुआ। साउथ अफ्रीका की इकॉनमी पर चीन की जो इकॉनमी की अव्यवस्था है, उस पर चीन की निर्भरता हो गई। ब्राज़ील में जो दक्षिणपंथी नीतियों के साथ जो वहाँ के प्रेसिडेंट्स हैं और लूला दा सिल्वा, उनकी वापसी हुई। ब्रिक्स देशों के मध्य व्यापार के लिए एक सामान्य मुद्रा के लिए बीजिंग का दबाव बनाया गया। ये सब जो है वो जो मुद्दे उभर करके आए, जो ये सब बातें उभर करके आई, इसने आंतरिक जो ब्रिक्स का संतुलन होता है उसको पूरी तरीके से ख़राब कर दिया, उसको डैमेज कर दिया। अब यहाँ पर न्यू मूवमेंट क्या है? न्यू मूवमेंट ये है कि 19 देश ब्रिक्स में आने के और इच्छुक हैं। अब ये 19 देश हैं कौन? ये 19 देश अर्जेंटीना, निकारागुआ, मैक्सिको, यूरुग्वे, अफ्रीका 5, नाइजीरिया, अफ्रीका के 5 देश हैं, नाइजीरिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, सिंगल एंड मोक्रो, और एशिया के 10 देश हैं, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, तुर्किया, सीरिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कजाकिस्तान और बांग्लादेश। और जो वहाँ लैटिन अमेरिका है उसके 4 देश हैं, अर्जेंटीना, निकारागुआ, मैक्सिको, यूरुग्वे। तो ये जो 20 और इसके बाद 10 एशिया के, 5 अफ्रीका के, 10, 5, 15, 4, 19, यानी कि कुल 20 कंट्री हैं। टोटल 19 कंट्री हैं जो एक इस ब्रिक्स में घुसने के लिए तैयार हैं। और वो घुसना क्यों चाहते हैं? क्योंकि पहली चीज़ की एक तरीके से चाइना जो है, देखिए वहाँ पर कई सारे विकल्प हैं। चाइना अपना वैश्विक प्रभाव बढ़ाने के लिए इस रणनीति का बेहतरीन ढंग से, जो विस्तारवादी नीति होता है, अमेरिका की जगह लेने के लिए पूरे तरीके से फैल रहा है। तो वो इस रणनीति का बेहतरीन ढंग से यूज करेगा, देकर भी लेकर भी। अगर वो अपने आप से आना चाहते हैं तो स्वागत है, और नहीं आना चाहते हैं तो लालच दे करके, तो इसका वो बेहतरीन ढंग से यूज करेगा। दूसरा, जो मेंबरशिप इन देशों की है, जो 19 कंट्री जो इसमें आना चाहते हैं, पहली चीज़ कि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है आने का, कि वो जाएं तो कहाँ जाएं, उनका कोई ग्रुप्स अलायंस इस तरीके से नहीं है। तीसरा, उनका कोई भी जो ग्रुप है वो हर ग्रुप से बाहर कर दिए जा रहे हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है। और सुनेगा क्यों नहीं? वो आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो कहाँ सुनेगा? तो इस तरीके से इनका जो तरीका है वो एक बेहतरीन अवसर है इसमें आने के लिए।
इन्हीं कारणों को राइटर ने लिखा है कि इस कारण से वो आना चाहते हैं, कोई उनकी सुनता नहीं। और दूसरी चीज़ कि अगर यह पूरे के पूरे तरीके से इसमें आ गए और प्रिजर्व हो गए तो ये एंटी वेस्टर जो सेंटिमेंट्स होता है, यानी कि पश्चिमी विरोधी जो भावना है, पश्चिमी विरोधी जो दृष्टिकोण है, पूरे एक बहुत बड़ा वैश्विक साउथ का मंच तैयार होगा, ये एक क्रिएट होगा। और जो नेक्स्ट ब्रिक्स समिट है वो 23-24 अगस्त को साउथ अफ्रीका में, जैसा कि मैंने बताया, वो होस्टेड किया जाएगा साउथ अफ्रीका के द्वारा। और अगर यह निर्णय लिया गया इसके विस्तार पर, इसके क्राइटेरिया के विस्तार पर अगर निर्णय ले लिया गया तो ये समझ लीजिए कि इसका जो बहुत एक्सपेंशन, मेगा एक्सपेंशन से मेंबरशिप जो इसकी है 5 से 21 हो जाएगी। और यह जो G20 की क्षमता है वो G20 से भी आगे निकल करके चला जाएगी। और यहाँ पर यही बात राइटर कह रहे हैं कि इसमें जो नए मेंबर आएंगे उसमें से पहली चीज़ की जो वीटो पावर है वो केवल 2 कंट्री के पास है। इंडिया भी जो है ये अपना पक्षधर है विस्तारवादी नीतियों का, इसके क्राइटेरिया को विस्तार किया जाए, लेकिन इंडिया कहता है कि यह जो है धीरे धीरे विस्तार किया जाए, मतलब सारी कंडीशंस को देखते हुए यहाँ पर विस्तार किया जाए। तो यही पूरी बात यहाँ पर राइटर समझा रहे हैं। अब ये आगे कहते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर जो है ब्रिक्स का जो समिट होगा वो वहाँ के नेता शारीरिक रूप से मिलेंगे, क्योंकि ये संभव नहीं है। और ये एप्लीकेशंस लगा रहे हैं आईसीसी के नियमों के उल्लंघन की, जो साउथ अफ्रीका होस्ट किया था वहाँ पर ये सम्मानित के रूप में जो गेस्ट था उसको अरेस्ट होने की बात की जा रही है प्रेसिडेंट रसिया वहाँ पे रसिया के द्वारा। और फिर इसके बाद जो यहाँ पे चांसेज हैं वो एक डिजिटल समिट के चांस हैं, और यहाँ पर जब वो लीडर्स मिलेंगे तो इन सब की बात होगी। और ब्रिक्स लीडर को अब राइटर कह रहे हैं करना क्या चाहिए ब्रिक्स लीडर को। तो ब्रिक्स लीडर को सबसे पहली चीज़ कि यहाँ की जो आंतरिक संतुलन जो खराब हुआ है, यानी कि ब्रिक्स के अंदर जो विरोधी तत्व उभर करके आ रहे हैं, यानी कि आपस में ही ये लोग एक दूसरे के मुद्दे को उछाल रहे हैं, जैसे चाइना, इंडिया, रसिया, ये सब जो है आपस में ही ये कर रहे हैं, इसको सही करने की ज़रूरत है। और इसको जो है एक तरीके से ये अभी तो सही दिशा में चल रहा है, इसको और भी व्यापक बनाए जाने की ज़रूरत है। अपनी जो आंतरिक कमियां हैं उसको बाहर करने की ज़रूरत है। फिर ये कह रहे हैं कि अगर ग्रुप्स जो है इसमें नए मेंबर्स ऐड किए जाते हैं, स्वीकार किए जाते हैं, एडमिट किए जाते हैं, तो उसमें जो है ग्रुप का जो नाम होगा जाहिर सी बात है वो चेंज होगा, और शायद फ्यूचर में भी यह अपने अतीत से ज़्यादा बेटर साबित हो, उसमें अच्छा साबित हो। तो ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा आर्टिकल था, किसके ऊपर था, ब्रिक्स की जो है कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर था, ब्रिक्स के विषय में था। यहाँ पर ब्रिक्स के विषय में बताया गया है कि ब्रिक्स जो है कैसे एक तरीके से बन सकता है, एक बेहतरीन राष्ट्र, बेहतरीन मंच लेकर के ब्रिक्स चल सकता है। अब यहाँ पर देखिए एक अभी पिछले महीने में हमने आपको बताया था, ये इसकी बात मैंने आपसे की थी, किसकी, हिडनबर्ग की बात हमने किया था, और वो अनक्लीन चिट के विषय में बात किया था। हमने आपसे बताया था कि जो अडानी ग्रुप है, यहाँ पर देखिए अनक्लीन चिट, यहाँ पर क्या बात निकल कर आ रही है। लास्ट जो वेडनेसडे है, बुधवार है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्लीन चिट दे दिया। क्लीन चिट का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गारंटी दे दिया सेबी को, सेबी अभी जो अडानी ग्रुप के द्वारा, हिडनबर्ग समूह के द्वारा यह आरोप लगाया गया था अडानी ग्रुप के ऊपर कि जो अडानी ग्रुप के हैं उसने शेयर में जो है, शेयर के जो नॉर्म्स होते हैं, स्टॉक जो प्राइस होती है, उसमें उन नियमों का उल्लंघन किया है, वायलेशंस किया है। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का अडानी ग्रुप्स की जो फर्में होती हैं उसने इन सारे नियमों का स्टॉक प्राइस में वहाँ पर उल्लंघन किया है। और इस तरीके का जो लगाया गया था वो सेबी ने कहा, इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी गठित की गई थी। उसने केवल 2 महीना कहा था, तो सेबी ने कहा नहीं हमको और भी समय चाहिए, तो सेबी ने 6 महीने का समय कम से कम माना। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बुधवार को कहा ठीक है भैया आप 6 महीने का समय लेकर के जाओ, और सारी की सारी जो लिमिट्स, सारी की सारी जो बातें होती हैं
वो आप निकाल करके लाओ कि क्या सच में हेर-फेर किया गया है अथवा हेर-फेर नहीं किया गया है। तब सेबी ने इसका जो है इसकी जटिलता का जो हवाला दे कर के कहा कि नहीं, हमको सरप्लस समय चाहिए, हमको और भी समय चाहिए इसको देखने के लिए, 6 महीने का समय हमको दीजिए। तो यहाँ पर बात वही की जाती है कि जो ग्रुप्स है, अडानी ग्रुप्स है, उसके द्वारा क्या काम किया गया था, जो स्टॉक प्राइस थी, स्टॉक होल्डिंग जो प्राइस थी, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग था, उसको जो है इन्होंने क्या काम किया कि वहाँ पर उसमें उसकी शर्तों में फेरबदल कर दिया। और फेरबदल किस कारण से किया, आपको पता होगा कि ये लोग फेरबदल क्यों करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, मैक्सिमम जो है इन सब के लिए। तो जो ये शेयर मार्केट के लॉज होते हैं, वो अडानी ग्रुप से और उसकी कंपनी की जो कमेटी है उसके द्वारा जो भी वायलेशन से किया गया था, उसमें रेगुलेटरी कैसे अपना काम की, रेगुलेटरी सिस्टम से कैसे फील हुई, वो बात अब आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशंस के विषय में तो सेबी ने उदाहरण देकर के एएम सिप्रे पैनल को बताया कि अभी तक जो है 57 महीने में दिसंबर 2022 तक कुल 849 स्वचालित जो अलर्ट्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में जारी किए गए, जिसमें से 4 की रिपोर्ट जो है वो निकल कर के सामने आई है। फिर यहाँ पर सेबी जो है अपना जो ये जांच करने के लिए जो एफपीआई है, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, वो पूरे के पूरे अडानी ग्रुप में जो शेयर होल्डिंग हैं वो कैसे अपना वर्क किए हैं, कैसे ट्रैक्ड हुए हैं, उसकी जांच कर रहा है। और ये जो मानते हुए, यानी कि सेबी ये मान रहा है कि अगर जो यहाँ पर वायलेशंस हुआ है, अगर 25% पे हम माने कि 25% जो पब्लिक शेयर होल्डिंग की जो शर्तें थी अक्टूबर 2020 में, उसका वायलेंस हुआ है, तो अगर उसकी जांच करें तो जो वहाँ पर अडानी ग्रुप का जो उद्यम है, जो इंटरप्राइजेस है, ट्रेडिंग डाटा वो पैनल को जो बता रहे हैं, वो अभी सेबी कह रहा है कि अभी यहाँ पर कोई भी इस तरीके की नहीं पाया गया है, उसकी कोई संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अभी बाकियों की जो है वो एनालिसिस चल रही है, अभी वो अंडरवे में है उसकी एनालिसिस। और इसमें ये भी कह रहे हैं कि जो प्रथम दृष्टया यहाँ पर वो पैनल को कंक्लूड करते हुए कह रहे हैं कि इस संभावना को जो है इनकार नहीं किया जा सकता कि जो रेगुलेटरी सिस्टम्स है यह फेल हो गई है, या रेगुलेटरी सिस्टम सही तरीके से काम नहीं किया है। यहाँ तक कि जो स्ट्रेस है इन्वेस्टिगेशंस का, जो वो ये भी कहा इन्होंने कि यहाँ तक कि जो अपना जांच का दायरा है वो एक समय के भीतर होना चाहिए, और जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है उससे रिलेटेड जो हस्तांतरण है हिडनबर्ग के द्वारा जो निकल करके हिडनबर्ग के द्वारा जो लगाया गया था कि यह से पब्लिक शेयर होल्डिंग और उससे रिलेटेड जो पार्टी है उसको रोकने की जो बात की गई थी, पैनल ने अभी उस पर जो अपना संकेत दिया है कि वह भी इट्स ओन टाइम कंस्ट्रेंट्स, वह भी जो अपना इंटरफेस करेगी एक तरीके से टाइम बाउंड में लेकर के अपना करेगी। और वहाँ पर जो फाइंडिंग किया गया है रेगुलेटरी फेलर का, उस पर अपना इन लोगों ने वक्तव्य दिया कि वुड नॉट बी पॉसिबल, यह संभव नहीं है, यानी कि असंभव है कि यह जो है रेगुलेटरी सिस्टम वहाँ पर फेल हो जाए। और इस तरीके से ये पूरी की पूरी बात यहाँ पर पॉलिसी को लेकर के चल रहे हैं कि जो अडानी ग्रुप है उसकी 13 जो एफपीआई बिग साइज की जो अडानी ग्रुप की फर्में हैं उसमें से जो 42 लोग उसमें से लाभ ले रहे हैं, उनके पीछे जो लोग हैं उसकी जो जांच की शर्तें हैं, उन्होंने क्या काम किया था कि लाभ लेने के ये जो 42 लोग हैं, ये लोगों ने क्या काम किया था कि लाभ लेने के लिए अपनी जो शर्तें होती हैं, यानी कि जो शर्तें हैं उसको इन्होंने, रेगुलेटरी की जो शर्तें हैं उसको इन्होंने चेंज कर दिया था। अब एक तरीके से वही अंडे और चिकन वाली बात हो गई। तो इसको जो है राइटर कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो पब्लिक है उसको बहुत ही डीपली तरीके से, जो इसके इन्वेस्टर्स हैं उसको बहुत डीपली तरीके से, बहुत बारीकियों से इनके जो नियम्स होते हैं, जो प्रोटेक्शंस नियम्स होते हैं उसको जो है देखना चाहिए, उस पर उसको जो है देखते हुए उस पर डिसीजन लेना चाहिए, उस पर अपना वर्क करना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा फैक्ट्स आर्टिकल था अडानी ग्रुप के फर्मों और उसके स्टॉक होल्डर्स को लेकर के। अब देखिए आगे क्या निकल करके चीज़ें आती हैं।
अब यहाँ पर देखिए एक और बात कही गई है, और वो बात है दिल्ली की, जो अभी कल के आर्टिकल में, कल या शायद परसों, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को दिल्ली की जो सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को जो है सुप्रीम कोर्ट में नौकरशाही के डिसीजन को लेकर के चुनौती दी थी। और चुनौती क्यों दी थी, उसका भी रीजंस था। चुनौती केवल और केवल इस संबंध में दी गई थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये देखिए यहाँ पर आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल है, और ये आर्टिकल जो लिखा गया है, ये दोबारा लिखा गया है। उसको मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर यही बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है पिछले 2015 से ये कहानी शुरू होती है, और राइटर कह रहे हैं कि हुआ क्या कि जो केंद्र गवर्नमेंट है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, और दिल्ली में जो नौकरशाही है, केंद्र कह रही है कि हमारे जिम्मे आती है, इसको जो है हम नियुक्त करेंगे, हम इनको ट्रांसफ़र का आदेश एलजी को देते हैं कि वही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये नौकरशाही एलजी के अंडर में होगी। तो इस बात को लेकर, और दिल्ली में जो सीएम है केजरीवाल, वो कह रहे थे कि नहीं, ये मेरे अंडर में है, क्योंकि हम जनता के द्वारा चुने गए हैं, और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका के उत्तरदायी होती है, और कार्यपालिका जो होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस तरीके से जनता जो है वो सर्वे सर्वा है, और नौकरशाही जो है ये भी कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, चुनी हुई सरकार के प्रति उत्तरदायी है। तब यहाँ पर जो है इस बात में लेकर के केंद्र और राज्य में ठनाठनी हुई, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली में। अब यही बात दिल्ली के जो केजरीवाल हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर गए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पक्ष में अपना फैसला सुनाया कि जो नौकरशाही है उसको राज्य सरकार के अंडर में काम करना चाहिए, यानी कि जो राज्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका है, वो चुनी हुई जनता के समर्थन से चलती है, और चुनी हुई जनता के लिए वर्क करना ये राज्य की उत्तरदायित्व होती है, राज्य की अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क नहीं है। तो इस तरीके से यह जब अपना फैसला लेकर के आई तो केंद्र गवर्नमेंट उस पर अध्यादेश ला दिया, और अध्यादेश के ही विषय में बात यहाँ पर की जा रही है कि जो अध्यादेश लाए हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एक तरीके से जो संघ और राज्य में शक्तियों का डिवाइडेशंस है, उसके द्वारा ये डिसरिगार्ड जो है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको जो है रिड्यूस करना चाहते हैं। और ये केवल और केवल अध्यादेश ला करके जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो उसको ही नहीं रिड्यूस करना चाहते, जो वैल्यू है सिटीजन्स वोट की, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की नॉर्म्स हैं, शर्तें हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में वर्णित है, जो इस तरीके की जो बातें हैं वो केंद्र सरकार जो है ऑर्डिनेंस ला करके, अध्यादेश ला करके उसकी समस्त वैल्यू को घटा देना चाहती है, रिड्यूस कर देना चाहती है। और अगर इस तरीके की जो सेंटर की प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है कि गवर्नर जो एलजी या गवर्नर है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को लेकर के उसके ऊपर प्रेशर बनाने की, उसको वर्क ना कर देने की, तो ये जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं उसमें जाहिर सी बात है ये मैक्सिमम दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसको तो याद ही किया जाएगा, क्योंकि उसने जो निर्णय दिया था वो एक तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो चुनी हुई गवर्नमेंट से उसके संबंध में ही निर्णय दिया था। तो लेकिन जो ये केंद्र गवर्नमेंट की है, केंद्र सरकार की है, वो भी बहुत कम समय तक नहीं याद किया जाएगा, वो भी बहुत दिन तक याद किया जाएगा कि केंद्र सरकार चुनी हुई सरकार की वैल्यू को घटाने के लिए जो ऑर्डिनेंस लेकर के आई है, अध्यादेश लेकर के आई है, उसकी जो रनिंग गवर्नमेंट्स है उसको जो है, जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है उसको घटाने के लिए अध्यादेश लेकर के आई है, नौकरशाही की जो है उसको अपने अधीन करने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर के केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों में, जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट्स नहीं है वहाँ पर इस तरीके का रूल लेकर के आती है। एक तरीके से ये पूरी की पूरी जो है एक अलग कहानी है, इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए थी। और क्या बीजेपी जो है इस तरीके की जो घटना हो रही है
या क्या बीजेपी अपने भी जहाँ पर उनकी सरकार है जिन स्टेटों में, वो इस तरीके का कमेंट करती है, इस तरीके का कमिटमेंट लेकर के चलती है, इस तरीके का डिसीजन लेती है। तो यही बात कर रहे हैं कि केजरीवाल जो है हर समय अपना जो रिकॉर्ड है केंद्र और राज्य में एक वर्क करने का जो वो वादा करते हैं, उस पर केजरीवाल की ये करें बढ़ाई कर रहे हैं कि केजरीवाल ने हमेशा उस पर लीड किया है। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो फैसले हैं, जस्टिस हैं, उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ पर यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि जो फैसला है एक तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट का, वो फिर से अगर ये कोर्ट में जाते हैं उसके अध्यादेश के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ये राय कर रहे हैं कि आई होप, उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझते हुए फिर से एक चुनी हुई सरकार के ही संबंध में फैसला दे सकती है। तो ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स आपके लिए आर्टिकल था कि चुनी हुई जो गवर्नमेंट्स है उसके विषय में आपकी क्या राय है, क्या सेंटर को ऐसा करना चाहिए, क्या सेंटर जो है इस तरीके का जो है अपनी बात कर सकता है, सेंटर इस तरीके से कुछ अलाउ कर सकता है, क्या सेंटर को जो है ये जो संघ है, यहाँ पर संघ और राज्य भी आ जाता है, क्या संघ जो है इस तरीके से राज्य की शक्तियों को घटाने के लिए कोई कदम उठा सकता है। अब यहाँ पर देखिए एक और बात की जाती है, और वो क्या बात है, यहाँ पर देखिए इंडिया के विषय में कही जा रही है। ये देखिए कोने पर से एक आर्टिकल निकला हुआ है और मैं आपको इस आर्टिकल को समझा रहा हूँ। इंडिया ब्यूरोक्रेसी कुड हैम्पर इन्वेस्टमेंट्स मूडी जो इन्वेस्टर को लेकर के चलते हैं, जो मूडीज एक संस्था है जो इन्वेस्टर्स के विषय में बात करते हैं कि किसी देश में कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ उसके बारे में बात की जाती है। तो जो यहाँ मूडी हैं उनके विषय में ये कहानी कही जा रही है कि जो मूडी हैं उन्होंने सीधा कहा है कि जो इंडिया की जो G20 कंट्री में इंडिया का जो स्थान है वो एक बिग इकॉनमी के रूप में है, और वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है बहुत सारे जो इंडिया की इकॉनमी है वो ग्रो कर रही है, लेकिन जो वहाँ पर एक तरीके से इंडिया की इकॉनमी पॉजिटिव बैकड्रॉप दे रही है, लेकिन जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है इंडिया में, पहली चीज़ कि वो लाइसेंस को प्राप्त करने में, बिजनेस को सेट करने में, जो प्रोजेक्ट है उसको लागू करने में, वहाँ पर नौकरशाही और लाल फीताशाही बहुत दिक्कत की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है ये दिक्कत करते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है, जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट एक तरीके से घट जाएगा अगर इस तरीके से वहाँ पर कोई सुधार इतनी जल्दी नहीं उठाया गया, या जो है ब्यूरोक्रेसी को लेकर के कोई कदम नहीं लिया गया, तो इस तरीके से जो है वहाँ पर इन्वेस्टर को लेकर के प्रॉब्लम आएगी। ये देखिए यहाँ पर एक न्यूज़ निकल करके आई है, ड्राफ्ट टू डिजिटल इंडिया बिल टू रिलीज्ड इन जून में जो है डिजिटल इंडिया के ऊपर जो बिल लाया जाएगा वह जून में आएगा। उसमें देखिए क्या क्या बातें लेकर के आती हैं। आर्टिफिशियल जो रेगुलेटरी सिस्टम होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके ऊपर भी लेकर के आएंगे। ये चैट GPT जो अभी नया निकल करके आया उस पर भी क्या लेकर के आते हैं, जो ये बात कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो मिनिस्टर्स हैं वो कह रहे हैं। अब इसमें देखिए क्या निकल करके आता है, क्या नहीं निकल करके आता। अब यहाँ पर देखिए एक और भी न्यूज़ है यहाँ पर, ये देखिए ये न्यूज़ है चीता कप को लेकर के न्यूज़ है। चीता कप जो है कूनो पार्क में एक और चीता की डेथ हो गई है, जो मध्य प्रदेश में कूनो पार्क में लेकर के आया गया था। ये चीता जो है उसका नाम कब था, और ये 2 महीने ओल्ड था, और 4 जो जन्म लिए थे उसमें से ये एक था। तो ये जो है डेथ हो गया किसी तरीके से। तो ये जो घटना है इस तरीके की वो क्या इंगित करती है, एक तरीके से टाइपिकल मोरलिटी, यानी कि जो टाइगर का जो जीने के लिए जो जलवायु होता है, कहीं न कहीं ये डेथ रेट उसको साबित कर रहा है। कहीं न कहीं एक तरीके से अभी उस पर इतनी जल्दी विचार विमर्श करना आवश्यकता नहीं है, अभी आगे देखिए उस पर क्या आता है। लेकिन अभी जो है यही बात निकल कर के आ रही है कि जो चीता कब है उसकी डेथ हो गई है। ये भी न्यूज़ में देखिए, ये यहाँ पर देखिए एक
बात निकल कर के आ रही है। अभी कल सिविल सर्विसेज का जो है रिजल्ट आया, वहाँ पर 4 लड़कियों ने अपना स्थान बनाया। तो जो लड़कियां हैं उनके लिए मोटिवेशनल है कि लड़कियां भी किसी न किसी सेक्टर्स में, हर सेक्टर्स में आगे निकल कर के आ सकती हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है जो 73% जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट होते हैं वे कंप्लीट कर दिए गए हैं। और यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था फ्रेंड्स, वो जो है 73% अपना वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है अभी तक। अब उसमें से कितने सिटीज़ हैं, ये योजना जो स्मार्ट सिटी की है ये 100 शहरों के लिए सन 2015 जून में लॉन्च की गई थी। और उसमें जो है अभी तक जो वर्क किया गया है वो 73% कंप्लीटेड वर्क कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 2 खबरें हैं। अभी यहाँ पर जो ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये यहाँ पर एक ये देखिए जो ये मिनिस्टर्स हैं, यूएन मिनिस्टर्स अमित शाह जी, ये जो है जो चाइना बॉर्डर है उसके किनारे के 168 जो गांव हैं उसको ये कनेक्ट कर रहे हैं। जो अभी तक 168 गांव अनकनेक्ट थे वो उसको अब जोड़ रहे हैं। चाइनीज़ बॉर्डर जो अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख, इनको मिलाकर के टोटल 168 गांव हैं और ये आपस में कनेक्टेड होंगे। इनके लिए जो प्रोग्राम है वो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और ये 15 फरवरी को अप्रूव्ड किया गया। यह पूरा का पूरा जो है 2967 गांवों को कवर करेगा, 46 बॉर्डर ब्लॉक के तहत 19 जिलों में 4 राज्यों में और एक जो यूनियन टेरिटरी है जो चाइना बॉर्डर के साथ मिलती है उसको लेकर के यहाँ पर जो वीवी प्रोग्राम है इसको जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, उसको इम्प्रूव करेगा। दूसरा जो माइग्रेशंस होता है यानी कि जो जहाँ पर सीमावर्ती जो इलाके होते हैं वहाँ पर वहाँ से जनता जो है लड़ाई झगड़े के कारण भाग जाती है, तो उसको माइग्रेशन को कैसे रोका जाए उसको कंट्रोल करेगा। और इसके लिए वहाँ पर टूरिज़्म, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, कोऑपरेटिव एंड इनकरेजिंग होम स्टे, इन सब में इन्हेंस करेगा। यानी एग्रीकल्चर में सुधार होगा, हैंडीक्राफ्ट सुधार होगा, टूरिज़्म सुधार होगा, कोऑपरेटिव्स होगा, इकोनॉमिक्स आएगी। अब यहाँ पर देखिए एक और ख़बर है और वो ख़बर है यहाँ पर देखिए एकदम लास्ट में, इंडिया प्रोवाइड्स के बांग्लादेश में जो इंडिया है वो रेल को लेकर के बात की जा रही है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को वो बांग्लादेश में भारत जो है रेल सेवा को लेकर के लोकोमोटिव जो इंजन है उसको जो है अपना वहाँ पर भेजेगा और उसकी जो लोकोमोटिव इंजन्स होते हैं, लोकोमोटिव जो हैं वो वहाँ के जो यात्री हैं उनके बीच और जो बांग्लादेश के जो और ऑपरेशन सिस्टम्स हैं उनको ट्रेन करेगा, जो फ्रेट ट्रेन्स हैं उनको ऑपरेशंस मिलाएगा और जो रेलवे है बांग्लादेश की वो जो है उस पर वर्क करके उसको और सुधार करेगा। तो ये बांग्लादेश के विषय में था। और यहाँ पर एक और ख़बर निकल कर के आई है मेन पृष्ठ पे फ्रेंड्स, और मेन पृष्ठ पर जो खबर निकल कर के आई है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जी अभी ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एक लिटिल इंडियन के नाम पर अनाउंस किया। ये देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम किनारे और ऊपर ये देखिए यहाँ पर जो है श्री मोदी कह रहे हैं कि हम बायलैटरल जो ट्रेड होता है उसको अगले 5 सालों में दोनों पक्ष दोगुना कर देंगे और जो इकोनॉमिक्स कॉपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसको भी हम लोग वहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं और हम लोग जो सप्लाई चेन्स होता है उसमें सुधार करेंगे, उसको आगे लेकर के बढ़ेंगे और दोनों तरफ से जो है बिजनेस को लेकर के
बहुत सारी बातें की गई, उसमें सुधार की बातें की गई। तो फ्रेंड्स, आज का पूरा न्यूजेंट ट्यूटोरियल एनालिसिस कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग पूरे तरीके से अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, और आप लोगों को अगर चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो लाइक कीजिए, और फ्रेंड्स जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।